बीते दिनों झारखंड में 22 जनवरी को एक बड़ी मुठभेड़ हुई पश्चिम सिंहभूम जिले में, और जिसमें सबसे पहले 15 माओवादी मारे गए और उसके बाद फिर और जब सर्चिंग की गई तो लगातार 2 दिन तक चली इस मुठभेड़ में कुल 17 माओवादियों के मारे जाने की पुष्टि वहां के पुलिस के अधिकारियों ने और सीआरपीएफ के आईजी ने की। और इसको लेकर अब माओवादियों की तरफ से एक बयान आया है। क्या बयान आया है, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल जिस तरह से पहले दंडकारण्य और छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े ऑपरेशन चलाए गए और कई बड़े माओवादियों को मार गिराया गया, उसके बाद अब फोर्स का टारगेट है कि दंडकारण्य के बाद झारखंड के इलाके में उन माओवादियों को टारगेट किया जाए जो अभी शीर्ष नेतृत्व में है। जैसे माना जाता है कि झारखंड में उस वक्त इस ऑपरेशन के दौरान मिसिर बेसरा जो कि पोलित ब्यूरो हैं और अनलदा और साथ ही साथ अनमोल, इन्हें सेंट्रल कमेटी का सदस्य माना जाता था। इन्हें टारगेट करते हुए एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया जिसे सीआरपीएफ कोबरा और साथ ही साथ वहाँ की स्थानीय फोर्स ने लीड किया। हालांकि इस पूरे ऑपरेशन को बताते हैं कि कोबरा ने लीड किया, सीआरपीएफ ने भी उस पर सपोर्ट दिया और स्थानीय पुलिस का तो खैर सहयोग रहता ही है। इस ऑपरेशन में पहले 15 माओवादी मारे गए जिसमें अनलदा और अनमोल जैसे शीर्ष माओवादी नेता थे। अनलदा वहाँ के सेंट्रल कमेटी के सदस्य थे जिन पर करोड़ों रुपए का इनाम घोषित किया गया था और साथ ही साथ वहाँ पर कुल 20 माओवादियों के उपस्थित होने की सूचना थी, जिस आधार पर इस पूरे ऑपरेशन को लॉन्च किया। पहले 15 और बाद में फिर 2 और माओवादियों के मारे जाने के बाद वहाँ से घटनास्थल से कुछ हथियार भी बरामद किए गए जिसमें ऑटोमेटिक वेपन है सारे अधिकतर। तो इस ऑपरेशन के बाद जो सफलता मिली तो माओवादियों की तरफ से झारखंड के जो स्पोक पर्सन हैं माओवादियों के आज़ाद, उन्होंने एक ऑडियो प्रेस रिलीज जारी किया है और उस ऑडियो प्रेस रिलीज के माध्यम से उन्होंने इस मुठभेड़ को फर्जी करार दिया है। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मुठभेड़ को लेकर किसी तरह की यह कोशिश की है कि इसमें कोई भी ग्रामीण ना जद में आ जाए, क्योंकि बहुत सारी तस्वीरें ऐसी भी आई जिसे देखकर समझ में आता था कि सबसे पहले अब जो फोर्स नए पैंतरे से इनकाउंटर करती है या मुठभेड़ करती है कि पहले उस इलाके को तो कॉर्डन करती है जिस इलाके में माओवादियों की उपस्थिति है, साथ ही साथ उस इलाके को भी कॉर्डन करती है जिस इलाके में आसपास ग्रामीण इलाके हों या घर हो, कहीं वो गलती से इनकाउंटर वाले रेंज में ना आ जाए। तो इस बात का पूरा ध्यान रखते हुए फोर्स ने इनकाउंटर भी किया, लेकिन माओवादियों ने अपना पक्ष रखा है। तो क्या रखा है पक्ष, वो सुन लीजिए आप। माई आजाद बिहार झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी बागपा माओवादी के प्रवक्ता की ओर से मीडिया के लिए अपना प्रेस बयान जारी कर रहा हूँ। मालूम हो कि सीआरपीएफ के डीजी ज्ञेंद्र प्रताप सिंह द्वारा 20 जनवरी 2026 को सरांडा के माओवादियों पर निर्णायक प्रहार करने की घोषणा के साथ ही 21 जनवरी 2026 से लगातार सरांडा जंगल के बलीबा, त्रिलपोसी और दिग्गा गांव और बाबूडेरा के बीच के जंगल क्षेत्रों में सेना के 2-3 गनशिप हेलीकॉप्टर से अवैध, असावैधानिक और अघोषित रूप से हवाई हमले के तहत प्रतिदिन घंटों भर अंधाधुंध गोलीबारी की जा रही है। कमेटी इस अवैध व अघोषित हवाई हमले की तीव्र विरोध करती है। जंगल के गांवों की जनता को सूचना दिए बिना अचानक हवाई हमले व अंधाधुंध गोलीबारी से वनग्राम के आदिवासी दहशत में है। कहीं वनग्राम के लोग तो डर से गांव छोड़कर भाग रहे हैं। दूसरी तरफ डीजी द्वारा इस निर्णायक प्रहार करने की घोषणा किए जाने के बाद ही दिनांक 22 जनवरी 2026 को कोबरा 209 झारखंड जगुआर और जिला पुलिस बल के संयुक्त दल द्वारा छोटानागरा थाना अंतर्गत सरांडा के बहादा और कुमडी गांव के बीच जंगल में ठहरे हुए हमारे 20 सदस्य एक दल के साथियों के ऊपर एक सुनियोजित साजिश के तहत जीपीएस ट्रैकर भेजकर ट्रैप करके वो या तो खाद्य सामग्री में जहर डालकर फंसा करके उस दल के ऊपर हमला किया गया और फर्जी मुठभेड़ में हमारे केंद्रीय कमेटी सदस्य व बिहार झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी के सचिव कॉमरेड पतिराम मांझी उर्फ हन्नाल उर्फ रमेश और ओडिशा राज्य कमेटी सदस्य
कॉमरेड लालचंद एम्ब्राम उर्फ अनमोल उर्फ सुशांत सहित 17 साथियों को फर्जी मुठभेड़ में हत्या की गई है और बाकी बचे साथियों को भी एक एक करके हत्या की जा रही है। मैं इस जघन्य कायरता व बर्बरतापूर्ण हत्या लीला की तीव्र निंदा व भर्त्सना करता हूँ। साथ ही मैं इन प्रिय 17 शहीद साथियों को सत सत लाल सलाम पेश करते हुए कमेटी की ओर से अश्रुपूर्ति नम आंखों से सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं इस पुलिसिया कार्रवाई को इसलिए फर्जी और जघन्य व बर्बरतापूर्ण कार्रवाई करार दे रहा हूँ क्योंकि इसके पहले भी कई बार कोबरा व पुलिस द्वारा GPS ट्रैकर भेजकर हमारे आहिस्ता पड़ाव व डेरा पर हमले कर चुके हैं। कुछ हमले में हमें गंभीर नुकसान भी हुआ है और कुछ हमले को विफल कर दिया गया और अपना ही GPS ट्रैकर में फंसकर कोबरा 209 के कई जवान मारे जा चुके हैं और गंभीर घायल हुए हैं। खाद्य सामग्री में और दवा में जहर मिलाकर भी भेजा है, उसका शिकार भी हुए हैं हमारे साथी, लेकिन उनको बचा लिया गया है। इस बार के हमले में भी इस घृणित व जघन्य हत्याकांड को अपनाया गया है। इसी कारण ही पहले 10 लोगों के मारे जाने, फिर 15 लोगों, इसके बाद 16 और फिर 17 के मारे जाने की संख्या बता रहे हैं। ये जालिम लोग बाकी बचे साथियों को भी एक एक खर यत्न देकर मार ही डालेंगे क्योंकि अभी भी बाकी बचे 3 साथी उसके गिरफ्त में हैं। मैं मानवाधिकार संगठनों, क्रांतिकारी व जनवादी संगठनों, जनवाद शक्तियों, व्यक्तियों, किसान, मजदूरों, छात्र, नौजवानों, प्रबुद्ध वरिष्ठ नागरिकों सहित तमाम मेहनतकश अवामों से इस अवैध व अघोषित हवाई हमले और फर्जी मुठभेड़ में की गई हत्या लीला के खिलाफ प्रतिवाद व प्रतिरोध की आवाज़ बुलंद करने का आह्वान करता हूँ। क्रांतिकारी अभिवादन के साथ लाल सलाम। मैं यह प्रेस बयान संक्षिप्त में पेश कर रहा हूँ, बाद में विस्तृत विवरण के साथ पेश करूँगा। तो सुना आपने, ये माओवादियों के स्पोक पर्सन है प्रवक्ता आज़ाद, जिन्होंने एक ऑडियो प्रेस नोट हम तक भेजा है और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से मारा गया है और साथ ही साथ उनके जो 3 और साथी हैं उनको लेकर भी उन्होंने संदेह जताया है कि फोर्स उन्हें अपनी गिरफ्त में ले ली है और उन्हें भी उनकी हत्या कर देगी। हालांकि फोर्स ने इसे पूरी तरह से झुटलाया। फोर्स का कहना है कि माओवादी, जो पुलिस के शीर्ष अधिकारी, उनका ये कहना है कि माओवादी जब भी इस तरह की मुठभेड़ होती है तो फोर्स को बदनाम करने के लिए इस तरह के ऑडियो या फिर प्रेस नोट जारी करते हैं। हालांकि इससे एक मैसेज और भी समझ में आ रहा है कि माओवादियों ने अब तक इसको लेकर कोई प्रेस नोट जारी नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक ऑडियो मैसेज जारी किया है। अमूमन माओवादी जब भी इस तरह की कोई घटनाएं होती हैं या उन्हें अपनी कोई भी बात रखनी होती है तो वो प्रेस नोट जारी करते हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि झारखंड में भी माओवादियों की क्या स्थिति होगी कि वो अभी अपना प्रेस नोट तक जारी नहीं कर पा रहे हैं और आनन फानन में उन्होंने केवल ऑडियो नोट जारी किया है और अलग अलग मीडिया के माध्यम से, अलग अलग माध्यम से पत्रकारों तक पहुंचाने की कोशिश की है। हम पुलिस का भी पक्ष रखते हैं तो माओवादियों ने अपना पक्ष रखा है। मुझे लगा कि ये भी आप तक पहुंचाना चाहिए कि इस पूरे एनकाउंटर में माओवादियों को हुए इस बड़े नुकसान के बाद माओवादियों की जो बची कुची टीम है, जैसे कि फोर्स कहती है कि अब केवल वहाँ पे 60 से 70 की ही संख्या में छोटे बड़े माओवादियों को मिलाया जाए तो कुल पूरे झारखंड में इतने ही माओवादी बचे हैं। उसमें भी जो शीर्ष नेतृत्व है उसमें कोई भी बड़ा नाम अब वहाँ पर नहीं है। तो ऐसे में अब माओवादियों के द्वारा प्रेस नोट या वॉइस नोट जारी करने की जिम्मेदारी किसने ली, क्योंकि माओवादी हमेशा एक नाम से ज़रूर अपना प्रेस नोट जारी करते हैं लेकिन उसके पीछे कौन होता है इसको लेकर हमेशा संदेह होता है। जैसे दंडकारण्य में भी प्रताप के नाम से या फिर विकल्प के नाम से कई बार अलग अलग माओवादियों ने प्रेस नोट जारी किए, यहाँ तक कि अभय के नाम से भी, जो कि सेंट्रल कमेटी के स्पोक पर्सन हैं, उनके नाम से भी अलग अलग लोगों ने समय समय पर प्रेस नोट जारी किए। अब ये प्रेस नोट या ये वॉइस नोट किसने जारी किया इस पर संदेह है और इस पूरे ऑडियो की हम बस्तर टॉकीज़ के माध्यम से हम हालांकि पुष्टि नहीं करते, लेकिन ये ऑडियो आया है इसलिए हमने आपके सामने इसे प्रस्तुत किया है।
अगर आपको लगे कि इसे और भी लोगों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, तो आप शेयर कर सकते हैं। बाकी बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब करना नहीं करना ये आपका निजी अधिकार है। धन्यवाद।